नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तुम मुझे अभिषेक कहते हैं। कैसे आए? मुझे एक बीमारी है। कैसी बीमारी? पहले भीतर आने को तो कहो। आओ, अब बताओ कैसी बीमारी? किसी को मुसीबत में देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं तो किसी मुसीबत में नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पति बीमार नहीं हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मैं अस्पताल में बतौर कंपाउंडर काम करता हूँ। मैंने तो उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाया था। वह बात भी मैं जानता हूँ। कैसे? तुमसे सर्जन राजेश से अपने पति को दिखाया था ना? हाँ, उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे फ़ोन किया था। तुम्हें क्यों? उन्हें मेरी काबिलियत और ईमानदारी पे भरोसा है। वे हर केस में मुझे ही बुलाते हैं। खैर, तुम असली बात पर आओ। मैं ये कहने आया था कि यही मौका है जब तुम अपने पति से छुटकारा पा सकती हो। क्या मतलब? बनो मत। मैंने जो कुछ कहा है वो तुम्हारे ही मन की बात है। तुम्हारी उम्र इस समय 30 साल से ज़्यादा नहीं है, जबकि तुम्हारे पति 60 से ऊपर के हैं। औरत को सिर्फ दौलत ही नहीं चाहिए, उसकी कुछ जिस्मानी ज़रूरतें भी होती हैं जो तुम्हारे बूढ़े प्रोफेसर कभी पूरी नहीं कर सकते। 10 साल पहले किन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी वह भी मैं जानता हूँ। उस समय तुम 20 साल की थी और प्रोफेसर 50 के। शादी से लेके आज तक मैं तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं देखी। तुम्हारी हर मुस्कुराहट में मजबूरी होती है। वह तो अपना अपना नसीब है। देखो, नसीब, किस्मत, भाग का कोई मतलब नहीं होता। 2 विश्व युद्ध हुए जिनमें करोड़ों आदमी मारे गए। इस देश में 4 युद्ध झेले हैं, लाखों लोग मारे गए। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में 20 लाख बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। क्या ये मान लिया जाए कि सबकी किस्मत ख़राब थी? उनमें से हज़ारों तो भगवान पे भरोसा करने वाले भी होंगे, लेकिन कोई भगवान या खुदा उन्हें बचाने नहीं आया। इसलिए इन बातों को भूल जाओ। ये बातें सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। मैं सिर्फ 25,000 रुपये लूँगा और बड़ी सफाई से तुम्हारे बूढ़े पति को रास्ते से हटा दूंगा। अभिषेक की बातें सुनकर रत्ना चीख पड़ी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी नीचता पे उतर आऊँगी? अभी जाता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद फिर आऊँगा। शायद तब तक मेरी बात तुम्हारे समझ आ जाए। इतना कहकर अभिषेक लौट गया। रत्ना अपने बेडरूम में जाकर फपक फपक कर रोने लगी। अभिषेक ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था। रत्ना को ताज्जुब हो रहा था कि वह उसके बारे में इतनी सही बातें कैसे जानता था। हो सकता है कि उसका कोई दोस्त रत्ना के कॉलेज में पढ़ता रहा हो, क्योंकि वह तो रत्ना के साथ कॉलेज में था नहीं। वह उसकी कॉलोनी में भी नहीं रहता था। रत्ना के पति बीमारी के पहले रोज़ सुबह टहलने जाया करते थे। हो सकता है कि अभिषेक भी उनके साथ टहलने जाता हो। वहीं उसका उसके पति से परिचय हुआ हो और उन्होंने ही सारी बातें बता दी हों। उसके लिए अभिषेक इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहता है? आखिर यह तो एक तरह की हत्या हुई। बात खुल भी सकती है। कहीं अभिषेक का यह पेशा तो नहीं? बेमेल शादी केवल उसी की तो नहीं हुई? इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। अभिषेक के चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि वह अपराधी किस्म का आदमी है। कहीं उसके दिल में उसके लिए प्यार तो नहीं पैदा हो गया? रत्ना को किसी भी तरह के सुख की कमी नहीं थी। प्रोफेसर साहब अच्छी खासी तनख्वाह पाते थे। उसके लिए काफ़ी कुछ कर रखा था। 5 कमरों का मकान, 3 लाख के जेवर, 5 लाख बैंक बैलेंस, सब कुछ उसके हाथ में था। 50,000 रुपये सालाना तो प्रोफेसर साहब की किताबों की रॉयल्टी आती थी। इन सब बातों के बावजूद रत्ना को जिस्मानी सुख नहीं था। प्रोफेसर साहब की पहली बीवी बिना किसी बाल बच्चे के मरी थी। रत्ना को भी कोई बच्चा नहीं था। कस्बाई माहौल में पली बड़ी रत्ना पति को मारने के कलंक अपने सिर नहीं ले सकती थी। रत्ना ने अभिषेक से चले जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन बाद में उसे लगने लगा था कि उसकी बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। रत्ना अपने आप को तौलने लगी थी कि 2 दिन के बाद अभिषेक आएगा तो वह उसको क्या जवाब देगी। इस योजना में शामिल होने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अभिषेक अपने वादे के मुताबिक 2 दिन बाद आया। इस बार रत्ना उसे चले जाने को नहीं कह सकी। उसकी आवाज़ में पहले वाली कठोरता भी नहीं थी। रत्ना को देखते ही अभिषेक मुस्कुराया। हाँ बताओ, तुमने क्या सोचा? कहीं बात खुल गई तो? वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सारी बातें इतनी खूबसूरती के साथ करूँगा कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, इस काम के लिए 10,000 रुपये बतौर पेशगी देनी होगी। यह मत समझो कि यह मेरा पेशा है। मैं ये सब तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे लिए क्यों? सही बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 15 साल से जानता हूँ।
तुम्हारे पिता ने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था। मैं जानता हूँ कि किन मजबूरियों में गुरुजी ने तुम्हारी शादी इस बूढ़े प्रोफेसर से की। मेरी इज्जत तो इन्हीं की वजह से है। इनके ना रहने पे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तभी से तुम अकेली हो गई रत्ना, और आज तक अकेली हो। मुझे भीतर से बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर भेद खुल भी जाता है तो मैं सब कुछ अपने ऊपर लूँगा। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ रत्ना, मेरा और कोई दूसरा मकसद नहीं। तो ठीक है, तुम्हें पेशगी के रुपए मिल जाएंगे, कहकर रत्ना भीतर गई और 10,000 रुपये की एक गड्डी लाके अभिषेक के हाथों में दी। रुपए लेकर अभिषेक वापस लौट गया। तय समय पर रत्ना के पति को नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया। सभी तरह की जांच होने के बाद प्रोफेसर साहब का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। बाद में उन्हें खून चढ़ाया जाना था। अभिषेक सर्जन राजेश की पूरी मदद करता रहा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद अपने बंगले पर चले गए। खून चढ़ाने वगैरह की सारी जिम्मेदारी अभिषेक पर थी। सारा इंतज़ाम करके अभिषेक अपनी जगह पे आके बैठ गया था। रत्ना भी पास ही कुर्सी पे बैठी थी। अभिषेक ने उसे आराम करने को कह दिया। रत्ना ने आंखें मूंद ली थी, पर उसके भीतर उथल पुथल मची हुई थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। दिमाग में अनेक अनेक तरह के विचार पैदा हो रहे थे। अभिषेक ड्रिप में बूंद बूंद गिरकर प्रोफेसर के शरीर में जाते हुए खून को देख रहा था। अचानक वह उठा। अब तक रात काफ़ी गहरी हो गई थी। वह मरीज के पास आया और ड्रिप से शरीर में जाते हुए खून को तेज करना चाहा, ताकि प्रोफेसर का कमज़ोर दिल उसे बर्दाश्त न कर सके। तभी अचानक रत्ना झटके से अपनी सीट से उठी और उसने अभिषेक को वैसा करने से रोक दिया। वह उसे लेकर एकांत में गई और फुसफुसा कर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रुपए भले ही अपने पास रख लो। मैं अपने पति को मौत के पहले मरते नहीं देख सकती। जैसे इतने साल उनके साथ गुजारे, बाकी समय भी गुजर जाएगा। अभिषेक ने उसकी आंखों में झांका। थोड़ी देर तक वह चुप रहा, फिर बोला, तुम बड़ी कमज़ोर हो रत्ना। तुम जैसी औरतों की यही कमज़ोरी है। ज़िंदगी भर घुट घुट के मरती रहेंगी, पर उसके उबरने का कोई उपाय नहीं करेंगी। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अभिषेक ने पेशगी के रुपए उसे वापस कर दिए। इसके बाद वह आगे कहने लगा, जिस बात को मैंने इतने सालों से छिपा रखा था, आज उसे साफ साफ कहना पड़ रहा है। रत्ना, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से तुम्हें लेकर मेरे दिल में प्यार फूट पड़ा था, जो आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है। इस बात को मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया। प्यार शादी में ही बदल जाए, ऐसा मैंने कभी नहीं माना। मैं उम्मीद में था कि तुम अपनी बेमेल शादी के खिलाफ एक न एक दिन बगावत करोगी, मेरे भावनाओं को खुद ब खुद समझ जाओगी, या मैं ही हिम्मत करके तुमसे अपनी बात कह दूंगा। इसी जद्दोजहद में मैंने 15 साल गुजार दिए। आज तक मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करता रहा। जब बर्दाश्त की हद हो गई, तब मौका पाकर तुम्हारे पति को ख़त्म करने की योजना बना डाली। रुपए की बात मैंने बीच में इसलिए रखी थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझ न सको। तुमने इस घिनौने काम में मेरी मदद न कर मुझे एक अपराध से बचा लिया। वैसे मैं तुम्हारे लिए जेल भी जाने को तैयार था, फांसी का फंदा भी तैयार था। मैं तुम्हें तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता रत्ना, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। अपनी बात कहकर अभिषेक ने चुप